हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल से रिलेटेड सारा डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पैरेललोग्राम से रिलेटेड। ठीक, तो सबसे पहले तो अगर मान लीजिए हमको कोई क्वाड्रिलेटरल के मान लीजिए अगर हमको सारे वर्टिसेस गिवन हैं या हमको उनके साइड्स की इक्वेशन गिवन है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है ना। तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम वेरीफाई कर पाएंगे कि कोई भी गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज है पहले तो वो लिख लीजिए। इन अ पैरेललोग्राम in a parallelogram, first property, opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. Second property, opposite sides are equal. Third property, opposite angles are equal. And fourth and सबसे important property, diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. चार प्रॉपर्टीज हमारे पास, एक opposite sides parallel, then second property opposite sides are equal, then third opposite angles are equal, and then fourth diagonals bisect each other. अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या क्या हो रहा होगा, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, मतलब ये साइड एंड ये आपस में पैरेलल एंड ये इसके साथ पैरेलल, इस तरह से। ठीक, फिर ऑपोजिट साइड की लेंथ भी इक्वल होगी, मतलब ये लेंथ इक्वल होगी एंड ये वाली लेंथ इक्वल होगी। ऑपोजिट लेंथ ऑपोजिट साइड्स इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। अब ये तो हम लोग समझते ही हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये एंगल थीटा है, तो फिर ये वाला ये टोटल सम पाई होता है, ये थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा। फिर अगेन ये और ये पैरेलल है तो अगेन इसका सम इधर पाई आना चाहिए, तो ये पाई माइनस थीटा, तो ये अगेन थीटा आ जाएगा, और ये थीटा तो फिर अगेन ये पाई माइनस थीटा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। कहने का मतलब ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल ये इस वाले डायगोनल को, ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, एंड ये वाला डायगोनल भी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला जो डायगोनल है ये इस वाले डायगोनल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इससे क्या होगा कि इस वाले डायगोनल का जो मिड पॉइंट है और इस वाले डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो एक ही जगह पर आ जाएगा। ठीक, इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स कोइंसाइड। अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट फिर एक ही जगह पे आएगा। डायगोनल्स मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स कोइंसाइड। ठीक, तो अब अगर हमको वेरीफाई करना है कि गिवन क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो हमको इन चारों को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। आप इन चारों में से अगर कोई एक भी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ले रहे हैं, कोई एक ही, अगर हमने केवल मतलब ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो हम कंक्लूड कर लेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। या हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो भी ये पैरेललोग्राम है।
ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो भी ये पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स बाइसेक्ट अगर कर रहे हैं तो भी पैरेललोग्राम। मतलब ऐसा नहीं कि पैरेललोग्राम अगर हमको वेरीफाई करना है तो हमको इन चारों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। हम इनमें से कोई एक भी अगर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या वेरीफाई कर पा रहे हैं तो हम कंक्लूड कर लेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब अगर हमको साइड्स की इक्वेशन गिवन है तो हमारे लिए सबसे आसान होगा ऐसे, क्योंकि साइड्स की इक्वेशन गिवन है तो आप सारी लाइंस का स्लोप देख पाएंगे तुरंत, है ना। तो कोई दो स्लोप आपस में इक्वल एंड कोई दो स्लोप आपस में इक्वल, दो पैरेलल तो तुरंत हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो अगर हम आपको चार साइड्स की इक्वेशन दे दें तो हम देख सकते हैं क्या उसमें कोई दो साइड आपस में पैरेलल एंड रिमेनिंग दो साइड्स आपस में अगर पैरेलल हो रही हैं इस तरह से, तो फिर जो चारों लाइंस हैं वो एक पैरेललोग्राम बना देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हमको सारे वर्टिसेस गिवन हैं, ठीक, तो जो सबसे आसान तरीका होगा वेरीफाई करने के लिए कि ये एक पैरेललोग्राम है कि नहीं, वो ये है। कैसे? आपको ए बी सी डी ऐसे दिया है मान लीजिए चार, तो ए और सी का मिड पॉइंट लिख दीजिए, बी और डी का मिड पॉइंट लिख दीजिए, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम जगह पे आना चाहिए। तो मिड पॉइंट लिखना तो आसान है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। इन दोनों का मिड पॉइंट लिख दीजिए, इन दोनों का मिड पॉइंट लिख दीजिए और देख लीजिए क्या मिड पॉइंट सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो फिर गिवन क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है? चलिए जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ alpha and beta, find the value of alpha and beta for which a का कोऑर्डिनेट आपको दिया है अल्फा, 2, b का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 3, 4, c का कोऑर्डिनेट आपको दिया है -1, बीटा एंड डी कोऑर्डिनेट दिया है find the value of alpha and beta for which a b c d form a parallelogram. Find the value of alpha and beta for which a b c d, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा, 2, बी के लिए 3, 4, सी -1, बीटा, डी 10, 6, ए बी सी डी फॉर्म अ पैरेललोग्राम। चलिए खुद से करिए फटाफट। क्या करेंगे? अगर ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो ए और सी का मिड पॉइंट लिख दिया जाए। तो ए और सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस -1/2 2 प्लस बीटा/2, ये आना चाहिए। ए और सी का मिड पॉइंट, बी एंड डी का मिड पॉइंट लिख देते हैं, बी एंड डी का मिड पॉइंट, तो 10 + 3/2 एंड 6 + 4/2 ऐसे, ठीक। तो इक्वल होना चाहिए, सेम कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट के बराबर, y के बराबर, बाय मिड पॉइंट एग्जैक्टली सेम आना चाहिए ना। तो यहाँ से हमको रिलेशन मिल जाएगा दैट अल्फा -1 = 13 एंड 2 + बीटा = 10। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 14 एंड बीटा की वैल्यू आ गई 8। अल्फा = 14 एंड बीटा = 8। क्लियर हो गया है ना? क्या कंसेप्ट यूज किया? फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, डायगोनल्स का मिड पॉइंट कॉन्साइड करेगा। तो ए और सी का मिड पॉइंट लिख दिया, बी और डी का मिड पॉइंट दोनों एक्जैक्टली सेम होने चाहिए। सेम का मतलब फिर एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, वाई के बराबर, तो इक्वेट कर लिया। वहाँ से हमको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक। चलिए, तो अगर हमको चारों साइड्स की इक्वेशन गिवन हो तो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं पैरेललोग्राम है कि नहीं। एंड अगर हमको चारों वर्टिसेस गिवन है तो भी हम वहाँ से वेरीफाई कर पाएंगे। मिड पॉइंट फोर्थ वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, सबसे आसान है। डायगोनल का मिड पॉइंट देख लेंगे, अगर सेम आ रहा है तो पैरेललोग्राम है, अदरवाइज पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक। इसके बाद ये तो हो गया कि
गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या नहीं है, ये वेरीफाई करने के लिए। अब इसके बाद आते हैं एक बार हमने ये वेरीफाई कर लिया कि ये पैरेललोग्राम है, तो अब कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये पैरेललोग्राम हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है स्क्वायर हो सकता है रोम्बस हो, या फिर हो सकता है जस्ट एक नॉर्मल पैरेललोग्राम हो, इनमें से कुछ भी नहीं हो। ठीक, तो हमारे पास 3 स्पेसिफिक केसेस हैं। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है, या फिर पैरेललोग्राम एक स्क्वायर हो सकता है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? तो रेक्टेंगल में क्या होता है हमको पता है, रेक्टेंगल में ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। ठीक, तो अगर कोई एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया है ना, तो ये ऑटोमेटिकली 90 आएगा, क्योंकि पैरेलल भाई पैरेललोग्राम है तो ये लाइंस पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है ना। तो ये थीटा तो ये पाई माइनस थीटा आएगा, इसका टोटल सम पाई आना चाहिए। तो ये 90 तो ये भी 90, फिर ये 90 तो ये भी 90, तो ऑटोमेटिकली चारों 90 आ ही जाएंगे। ठीक, रोम्बस में क्या होता है हमको पता है, रोम्बस किसको बोलते थे, जिसमें चारों साइड्स आपस में इक्वल है। स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में दोनों चीजें हो रहेंगी, तो एंगल भी 90 डिग्री हो जाएंगे एंड साइड्स भी सारी इक्वल हो जाएंगी। ठीक, तो अब जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखते जाइए। अ पैरेललोग्राम इज उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अ पैरेललोग्राम इज, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट इज अ रेक्टेंगल, इज के बाद फर्स्ट पॉइंट अ रेक्टेंगल इफ एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर, इफ एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर। पैरेललोग्राम वेरीफाई करने के बाद अगर कोई भी दो एडजेसेंट साइड हमको परपेंडिकुलर दिख गई तो फिर ये रेक्टेंगल बन ही जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 आया तो ये 90 आएगा ही, पैरेलल लाइंस, ये थीटा तो ये पाई माइनस थीटा, सेम फिर वही चीज़, ये 90 तो ये भी 90 आ ही जाएगा, और ये 90 तो फिर ये भी 90 आ ही जाएगा, तो चारों ऑटोमेटिकली 90 अपने आप हो जाएंगे। तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स अगर हमने परपेंडिकुलर ऑब्जर्व कर लिया तो फिर ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक, अ पैरेललोग्राम इज first point a rectangle if adjacent sides are perpendicular. Second point, a rhombus, parallelogram is, so second point, a rhombus if adjacent sides are equal, a rhombus if adjacent sides are equal. अब देखिए पैरेललोग्राम में ये तो हमको पता है कि ये और ये बराबर ही होता है पहले से, और ये भी बराबर होता है। अब अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, मतलब ये और ये बराबर आ गया, ये दोनों सेम हो गए, तो फिर ये इसके बराबर होगा ही, और ये पहले से बराबर है, तो चारों ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो गई तो चारों साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम तो हम लोगों ने पहले वेरीफाई कर लिया है, तभी उसके बाद हम लोग स्क्वायर, रोम्बस या रेक्टेंगल की बात कर रहे होंगे। तो उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स अगर बराबर हो गए, जैसे ये और ये बराबर हो गए, तो फिर पैरेललोग्राम अगर ये है तो चारों साइड्स इक्वल हो ही जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स को इक्वल होना ही है। तो ये और ये इक्वल एंड ये और ये इक्वल, तो चारों इक्वल हो गए। क्लियर हुआ? तो पैरेललोग्राम इज, सेकंड पॉइंट, अ रोम्बस इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। थर्ड लिखिए, जैसे ऊपर उन्होंने लिखा है अ पैरेललोग्राम इज, फिर थर्ड पॉइंट अ स्क्वायर, पैरेललोग्राम इज, थर्ड पॉइंट अ स्क्वायर इफ एडजेसेंट साइड्स आर perpendicular and equal, if adjacent sides are perpendicular and equal। अब क्या है, ये बेसिकली जो स्क्वायर है ये रेक्टेंगल का स्पेसिफिक केस है एंड ये रोम्बस का भी स्पेसिफिक केस है, क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। इसमें एडजेसेंट साइड्स आपकी परपेंडिकुलर भी हैं, जो इसकी कंडीशन उन्होंने लिखी,
और इसमें उन्होंने लिखा इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे भी एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर भी हैं और इक्वल भी हैं। तो अगर हमने किसी पैरेललोग्राम में ऑब्जर्व किया कि ये दोनों चीज़ें हो रही हैं कि एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर भी हो गई एंड एडजेसेंट साइड्स इक्वल भी हो गई, दोनों चीज़ें हो गई, तो फिर यही बन जाएगा स्क्वायर। क्लियर हुआ? एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर एंड इक्वल, देन इट इज अ स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। आप हर स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। रेक्टेंगल के लिए हमने प्रॉपर्टी लिखी एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो है यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो अ स्पेसिफिक केस ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो ये रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, सारी प्रॉपर्टीज। इसी तरह से ये रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए, तो एडजेसेंट साइड यहाँ भी इक्वल है। तो ये स्क्वायर इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ रोम्बस ऑल्सो। इसीलिए हम लोग हर स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस। आप इसको भी रोम्बस कह सकते हैं, है ना, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी भाई इक्वल होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, चारों साइड्स इक्वल आ गई फाइनली, तो ये रोम्बस है। सारा एंगल 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो स्क्वायर, एवरी स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे तो एक लाइन नोट बना करके एक लाइन लिख लीजिए। स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ, नोट बना करके एक लाइन लिख लीजिए, स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस। स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो रोम्बस। ये एक स्पेशल केस है इसका भी एंड इसका भी। एंड देयरफॉर एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। आप हर स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस। आप स्क्वायर को रोम्बस भी कह सकते हैं, आप स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, लेकिन आप उल्टा नहीं कर सकते। आप हर रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं कह सकते, आप हर रोम्बस आपका स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन हर स्क्वायर रोम्बस होगा एंड हर स्क्वायर आपका रेक्टेंगल भी होगा। एंड देयरफॉर एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक। तो अब अगर हमको साइड्स की इक्वेशन गिवन है या वर्टिसेस गिवन है, तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करना आसान है ना। सबसे पहले मान लीजिए वर्टिसेस गिवन है, तो आप स्लोप लिख दीजिए। अब देख लीजिए परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं। अब ये सब तो कर लेंगे, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसलिए इस पर बेस हम लोग क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं। इसका स्लोप लिख लीजिए, इसका स्लोप लिख लीजिए। परपेंडिकुलर आ गया तो रेक्टेंगल हो गया, नहीं आया तो फिर उसके बाद रोम्बस के लिए प्रोसीड करेंगे। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ इक्वल आ गई तो रोम्बस हो गया। ठीक, नहीं आया तो एक सिंपल जनरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब मान लीजिए परपेंडिकुलर भी आ रहा है और लेंथ निकालने पे इक्वल भी आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर भी हो गया एडजेसेंट साइड और इक्वल भी हो गई, तो हम कंक्लूड कर देंगे कि गिवन पैरेललोग्राम स्क्वायर है। तो कहने का मतलब आपको एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर हैं कि नहीं वो चेक कर लीजिए और इसकी लेंथ देख लीजिए। परपेंडिकुलर आ गई तो रेक्टेंगल, लेंथ इक्वल आ गया तो रोम्बस, दोनों हो गया तो स्क्वायर। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद अगेन नोट बना करके दो प्रॉपर्टीज लिखिए विच आर स्पेसिफिक फॉर रोम्बस। दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो स्पेसिफिक हैं रोम्बस के लिए, लिखिए। रोम्बस के लिए अगेन, रोम्बस के लिए हम लिखवा रहे हैं तो वो स्क्वायर पे भी वैलिड होंगी, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फिर स्क्वायर के लिए हम अलग से लिखवाएंगे आपको। रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी स्क्वायर पे वैलिड है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो रोम्बस के लिए स्पेसिफिक है ना, मतलब वो रेक्टेंगल पर होल्ड नहीं करती, वो रोम्बस में होल्ड करेंगे। तो अगर रोम्बस में करेंगे तो स्क्वायर के लिए भी करेंगे। ठीक, ऐसी दो प्रॉपर्टीज हैं, लिख लीजिए। जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिए। रोम्बस इज द ओनली पैरेललोग्राम, रोम्बस इज द ओनली पैरेललोग्राम in which rhombus is the only parallelogram in which the diagonals are perpendicular to each other।
अब ये सारी चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी ये सारे फिगर्स हम लोग ने ऑलरेडी स्मॉल क्लासेस में पढ़े हैं, 8, 9, 10 में। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ना, कि जो रोम्बस होता है इसमें जो डायगनल्स होंगे, ये रोम्बस है चारों साइड्स इक्वल, तो इसमें जो डायगनल्स होंगे ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये रोम्बस के लिए है तो फिर ये स्क्वायर के लिए भी वैलिड, स्क्वायर में भी फिर जो डायगनल्स होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो रोम्बस इज द ओनली पैरेललोग्राम इन विच, फर्स्ट पॉइंट, द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रोम्बस इज द ओनली पैरेललोग्राम इन विच, फर्स्ट पॉइंट लिखिए फिर, इन विच के बाद फर्स्ट पॉइंट, द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, in which the diagonals are perpendicular to each other. सेकेंड लिखिए, ये लिखा ही हुआ है, rhombus is the only parallelogram in which, second point, the diagonals are also the internal angle bisectors. Diagonals are also the internal angle bisectors. अब देखिए, इस प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इन जनरल अगर आपका कोई पैरेललोग्राम है और इसका अगर आप डायगोनल बनाते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। अब लोग यही गलती करते हैं, जनरल पैरेललोग्राम में भी डायगोनल को एंगल बाइसेक्टर मान करके क्वेश्चन कर देते हैं, बट इन जनरल पैरेललोग्राम में आपका जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। डायगोनल एंगल बाइसेक्टर सिर्फ और सिर्फ रोम्बस के केस में होगा। अगेन रोम्बस तो फिर स्क्वायर में भी वैलिड है ना। जनरल रोम्बस के लिए हम कह रहे हैं कि रोम्बस इज द ओनली पैरेललोग्राम जिसमें जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा। अब इसको देख लेते हैं कैसे, एंड ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे लोग आप देखेंगे जनरल पैरेललोग्राम में डायगोनल को एंगल बाइसेक्टर मानते हुए क्वेश्चंस कर देते हैं, तो वो गलती नहीं करेंगे। जब तक आपको ये कंफर्म नहीं हो कि गिवन पैरेललोग्राम एक रोम्बस है, तब तक डायगोनल को कभी भी ऐसे एंगल बाइसेक्टर मान करके क्वेश्चंस प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक, अब ये चीज़ हमको पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होगा। ठीक, मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम ऐसा है जिसमें डायगोनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, तो मान लीजिए टोटल एंगल थीटा, तो ये θ/2 हो जाएगा, ये भी आपका θ/2 हो जाएगा। ठीक, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल तो इक्वल हो गई, तो ये टोटल थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो अगर आपने डायगोनल को एंगल बाइसेक्टर माना है तो ऑब्वियसली फिर ये इधर भी θ/2, इधर भी θ/2 होगा। अभी हमको नहीं पता कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस है कि नहीं, अभी हम जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर डायगोनल एंगल बाइसेक्टर हो गया तो क्या होगा। ठीक, तो हमने डायगोनल को एंगल बाइसेक्टर मान लिया, तो इधर थीटा तो ये भी थीटा, ऑपोजिट एंगल इक्वल थे, तो हमने एंगल बाइसेक्टर मान लिया, तो θ/2, इधर भी θ/2। अब ये वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व करिए, क्या इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए? तो क्या ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस होना चाहिए, है ना। और अगर ये आइसोसेलेस है तो ये दोनों एंगल्स अगर बराबर हैं तो फिर ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, है ना। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों साइड्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो फिर ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए। अच्छा, अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम था तो ऑपोजिट साइड आपकी ऑलरेडी इक्वल थी, तो अगर ये जो भी लेंथ आएगी तो ये और ये बराबर, और ये इसके बराबर, और ये दोनों पहले ही बराबर हो चुके हैं, तो चारों बराबर हो गए। ये वैसा ही हो गया कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स आपकी इक्वल आ गई। जैसे ही एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, चारों इक्वल हो गई, और चारों इक्वल हो गई तो ये पैरेललोग्राम क्या बन गया? रोम्बस बन गया। ठीक है, तो ये बात अभी हमको क्लियर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना, कि सिर्फ और सिर्फ रोम्बस के ही केस में जो आपका डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, क्योंकि जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर मान करके ऑब्जर्व किया तो हमको ये और ये इक्वल दिख गया, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो फिर चारों इक्वल आ ही जाएंगे,
और फिर ये आपका एक रोम्बस बन जाएगा। तो जनरल पैरेललोग्राम में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, क्योंकि डायगोनल जैसे एंगल बाइसेक्टर होगा फिर ये रोम्बस होना चाहिए। ठीक, तो रोम्बस के लिए दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको ध्यान रखेंगे। पहला कि डायगोनल्स एक तो आपस में परपेंडिकुलर, ये वाली बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसमें गलती करते हैं, ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए कि डायगोनल इज द ओनली पैरेललोग्राम इन विच रोम्बस इज द ओनली पैरेललोग्राम इन विच diagonal is also the angle bisector। इतनी बात क्लियर होगी। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। एक कि अगर हमको कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके चारों साइड्स या वर्टिसेस गिवन है, तो सबसे पहले तो ये वेरीफाई करना कि वो पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो वो बता दिया। चार प्रॉपर्टीज हैं, है ना। साइड्स गिवन है तो पैरेलल वाली चीज ऑब्जर्व कर लीजिए, वर्टिसेस गिवन है तो डायगोनल्स का मिड पॉइंट ऑब्जर्व कर लीजिए, तो पता चल जाएगा पैरेललोग्राम है या नहीं। पैरेललोग्राम में फिर हम लोगों ने नेचर ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में बात करी। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, है ना। तो एडजेसेंट साइड्स ऑब्जर्व कर लेंगे, अगर परपेंडिकुलर है तो रेक्टेंगल, एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल है तो रोम्बस, और अगर दोनों चीजें होल्ड कर गई, परपेंडिकुलर भी हैं एडजेसेंट साइड्स और इक्वल भी हैं, तो फिर वो बन जाएगा स्क्वायर। फिर उन्होंने रोम्बस के लिए स्पेसिफिक अलग से बात करी कि रोम्बस की दो स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। एक, डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एंड जो डायगोनल होगा वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम में बात करेंगे अबाउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे हमने ट्रायंगल में डिस्कस किया था पहले, नेचर ऑफ ट्रायंगल कैसे कैसे देखते हैं, फिर एरिया कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो सेम वही चीज। पहले नेचर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैसा पैरेललोग्राम है वो कैसे ऑब्जर्व करेंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, उस हिसाब से हम पैरेललोग्राम का एरिया कैसे कैसे लिख सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो अगर हमको पैरेललोग्राम में वर्टिसेस गिवन है ना, ये केवल सुन लीजिए, इसमें कुछ लिखवा नहीं रहे। अगर वर्टिसेस अगर हमको गिवन है तो हमको जनरल पॉलीगन मेथड पता ही है। वर्टिसेस अगर हमको गिवन है तो हमको जनरल पॉलीगन मेथड पता है ना, तो उसको अप्लाई करके एरिया फाइंड कर लेंगे। एंड ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर हमको ए बी सी डी हम कह दें, तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना भाई। ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, और ये साइड कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। तो किसी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके उसका आप डबल भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एरिया फाइंड कर लीजिए एंड फिर इसका एरिया फाइंड कर लीजिए, और सेम ही एरिया आएगा, इसका भी कॉन्ग्रुएंट है। तो एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके आप डबल भी कर लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी और डी का कोऑर्डिनेट यूज करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए और उसका डबल कर दीजिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो वर्टिसेस गिवन है तो हम फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, यहाँ पर दूसरे केसेस हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम में हम आपको साइड लेंथ गिवन हो एंड ये एंगल गिवन हो। अगेन कोई भी एंगल अगर हमको गिवन होगा तो हमको चारों एंगल पता होंगे। मान लो ये एंगल थीटा गिवन है हमको, है ना, तो ये थीटा तो ये पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा तो ये भी पाई माइनस थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा। तो कोई भी एक एंगल पता होगा तो हमको चारों एंगल्स पता चल ही जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। यहाँ पर हमको एडजेसेंट साइड्स की लेंथ पता है, तो भाई बी, ये लेंथ अगर बी है तो ये भी बी हो जाएगी, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा ना। तो हमको लेंथ पता है एडजेसेंट साइड्स की, एंड हमको ये एंगल पता है बीच का। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे लिखते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया लिख करके डबल कर देंगे। ये वाली बात तो क्लियर होनी चाहिए अब कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका एरिया लिख के डबल कर दिया जाए। अब यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो इस ट्रायंगल का एरिया, मान लीजिए हाइट h है, ठीक, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो डबल हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस हाइट हाफ बी इंटू एच,
भाई इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस हाइट हो जाएगा, और इसका हमने ये ट्राइंगल का एरिया होगा इसका डबल कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। ठीक, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट, b इंटू एच। अच्छा h क्या है, ये a है ये थीटा है, तो ये तो हम लोग समझते हैं ये a cos थीटा हो जाएगा, ये वाला पार्ट a cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका a sin थीटा। तो जो h लिखा है उसको आप a sin थीटा लिख सकते हैं, मतलब ये बेसिकली हो गया a b sin थीटा। तो जो एरिया है पैरेललोग्राम का वो आप ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्लियर हो गया? सेकंड देखते हैं। अब अगेन हम क्वेश्चन में कौन सा इसमें से, जैसे हम यहाँ पर अभी एरिया के लिए 3 मेथड डिस्कस करेंगे, तो उसमें से कौन सा हमको यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर हमको ये दोनों साइड्स पता है और बीच का एंगल पता है तो हम ये फॉर्म यूज़ करेंगे। अब इस वाले फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो ये ऑपोजिट पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस अगर हमको पता है, जैसे मान लीजिए इस पैरेलल और इस पैरेलल साइड के बीच का कुछ डिस्टेंस d1 हो गया, एंड ये वाली पैरेलल साइड इस पैरेलल साइड के बीच का मान लीजिए डिस्टेंस ये d2 हो गया। ठीक, तो अब सेकेंड वाले केस में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे हमको साइड लेंथ पता थी और एंगल पता था, यहाँ पर हमको जो ऑपोजिट पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस पता है, एंड अगेन हमको पैरेललोग्राम का एंगल पता है। अगेन एक एंगल पता होगा तो हमको सारे एंगल पता होंगे, तो कोई भी एक एंगल गिवन है। ठीक, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ऑपोजिट जो पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, एंड इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस पता है, एंड हमको पैरेललोग्राम का एंगल पता है। तो अब इस केस में एरिया कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं इसको a और इसको b मान लिया हमने, तो a cos थीटा a sin थीटा, क्या d1 जो होगा वो a sin थीटा होगा, तो क्या आप यहाँ से a को d1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो, ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक, अब इसमें देखिए ये आपका b है तो थीटा की तरफ ये b cos थीटा हो जाएगा और ये आपका b sin थीटा हो जाएगा। तो जो d2 है d2 को आप लिख सकते हैं b sin थीटा, तो यहाँ से आप b को लिख सकते हैं d2 बाय साइन थीटा। क्लियर है? अब इसके बाद यही वाला फॉर्मूला फिर से यूज कर लें, a इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये हमको पता है। तो अब जो एरिया होगा वो हो जाएगा a कितना आ गया d1 बाई साइन थीटा, a फर्स्ट वाला ही फॉर्म यूज कर लेते हैं ना, a इंटू बी कितना आ गया d2 बाई साइन थीटा, a इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने लिखा था फर्स्ट केस में, a इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो a की जगह आ गया d1 बाई साइन थीटा, b की जगह आ गया d2 बाई साइन थीटा, a इंटू बी इंटू साइन थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, एरिया आपको मिल गया d1 इंटू d2 बाय साइन थीटा। d1 इंटू d2 बाय साइन थीटा। तो अगर हमको पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस पता है और हमको एंगल पता है पैरेललोग्राम का, तो हम एरिया कैसे लिखेंगे, तो d1 d2 बाय साइन थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पर अगेन नोट बना करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख लीजिए। फॉर अ रोम्बस के केस में a इज इक्वल टू बी, a क्या है ये वाली लेंथ, b क्या है ये, तो रोम्बस के केस में एडजेसेंट साइड लेंथ इक्वल होती है ना, तो रोम्बस के लिए हम a इक्वल टू बी कह सकते हैं। तो अब अगर a इक्वल टू बी है तो a की वैल्यू कितनी आएंगे, d1 बाई साइन थीटा, एंड b की वैल्यू कितनी आएंगे, तो d2 बाई साइन थीटा। साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा d1 इक्वल टू d2। मतलब रोम्बस के केस में
एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल होती ही थी, ए इक्वल्स टू बी तो होता ही है, ये तो हमको पता ही है अब। बट साथ ही साथ जो ऑपोजिट पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा। एंड अगेन ऐसा सिर्फ रोम्बस के केस में होगा, क्योंकि रोम्बस है तभी इक्वल टू बी होगा एंड तभी आपको ये कंडीशन मिलेगी। तो रोम्बस के केस में जो ऑपोजिट पैरेलल साइड्स हैं, ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड, तो जो ऑपोजिट पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है। जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में भी आएगा, मतलब d1 इक्वल्स टू d2। क्लियर हुआ? सेकेंड वाला फॉर्म क्लियर हो गया एरिया लिखने के लिए, d1 d2 बाय साइन थीटा। एंड यहीं पर हमने एक चीज़ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रोम्बस के लिए ऑब्जर्व करी कि यहाँ पर d1 d2 भी इक्वल होगा, मतलब ऑपोजिट पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड फॉर्म पे आते हैं। अगेन सारी चीज़ें ज़रूर से नोट करते जाएंगे कॉपी में, एज इट इज़ नोट्स प्रॉपरली बनाएंगे। थर्ड फॉर्म में अगर हमको चारों साइड्स की इक्वेशन गिवन, आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन चारों में ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, एक्स वाई का टर्म सेम है, कांस्टेंट टर्म अलग है, दो डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस है ना, ऐसे गिवन है। एंड ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस, एक्स वाई का पार्ट सेम है, कांस्टेंट टर्म अलग है, तो दो पैरेलल लाइंस कुछ ऐसे गिवन है। ठीक, तो दो पैरेलल लाइंस एंड दो पैरेलल लाइन आपस में एंड दो डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस आपस में, तो ओवरऑल एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, दो पैरेलल लाइंस एंड दो पैरेलल लाइंस। ठीक, तो अब अगर हमको इस पैरेललोग्राम का एरिया लिखना है तो इसका एरिया कैसे लिख रहे हैं उसको देख लीजिए एंड आपको कैसे याद रखना है। मॉडुलस लगा रहे हैं क्योंकि अगेन एरिया पॉजिटिव ही होगा हमेशा। जो पैरेलल लाइन है उसको ध्यान से सुनेंगे, कैसे लिख रहे हैं याद रखेंगे। जो पैरेलल लाइंस हैं इसमें कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस C1 माइनस C2, अब मॉडुलस के अंदर है तो आप C1 माइनस C2 लिख रहे हैं कि C2 माइनस C1 लिख रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पैरेलल लाइंस में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस इनटू दूसरा जो पैरेलल लाइंस का सेट है इसमें कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस। ये दोनों आपस में पैरेलल थी, ये दोनों आपस में पैरेलल थी, तो जो पैरेलल लाइंस का सेट है आपस में ये और ये, इनमें कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, फिर इनटू इसमें कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। अब ये तो पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये दोनों सेट आपस में नॉन पैरेलल है, तो नॉन पैरेलल साइड्स में दिस माइनस दिस, ये आपका डिनोमिनेटर है, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो पैरेलल साइड्स में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस इनटू फिर जो दूसरा सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है इसमें कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, फिर डिवाइडेड बाय जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इसमें दिस माइनस दिस, मतलब a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, अब इसको एक बार अप्लाई भी करेंगे क्वेश्चन में भी हम लोग। फॉर्मूला कैसे लिख रहे हैं क्लियर होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम वाला डिस्कशन सिंपल है, इतना ही है पैरेललोग्राम में, केवल नेचर ऑफ पैरेललोग्राम, जो बेसिक कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई रोम्बस की वो, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में केवल हमको इतने पार्ट की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतने पार्ट में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वाला पार्ट, उतना वीडियो वाला पार्ट फिर से एक बार सुन लीजिए। ठीक, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए।
एक हम लोग बस इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे एंड ये वाला टॉपिक फिनिश करेंगे। मैंने पहले बोला था कि इसमें हम लोग क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा भी एम्फसाइज नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि कुछ बहुत खास चीज़ें नहीं हैं। क्वेश्चन में कहीं कहीं पर बीच बीच में इन सब चीज़ों का यूज़ आएगा, तो जहाँ जहाँ पे यूज़ आता जाएगा वहाँ पे इन चीज़ों को अप्लाई करते चले जाएंगे। बस हमको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, है ना। तो ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम का एप्लीकेशन क्वेश्चन में आएगा, कहीं पर अगर सेंट्रॉइड का यूज़ आ रहा है या कहीं सरकमसेंटर का यूज़ आ रहा है तो वो हमको पता होना चाहिए, या कहीं पर हमको पैरेललोग्राम का नेचर वेरीफाई करने की ज़रूरत है तो वो हमको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। ठीक, एक ही क्वेश्चन हम लोग इस पर करेंगे एंड देन ये वाला टॉपिक भी इसको आज हम लोग फिनिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड एरिया एंड द नेचर ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, उसका आपको एरिया भी फाइंड करना है एंड आपको उसका नेचर भी फाइंड करना है। फाइंड एरिया एंड नेचर ऑफ द पैरेललोग्राम formed by the lines find area and nature of the parallelogram formed by the lines की क्वेश्चन ये है। ठीक, अब ये जो लाइन लिखी है ax प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी इक्वल टू 0, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बेसिकली 4 लाइन्स आपको गिवन है ना। प्लस प्लस तो एक लाइन, फिर प्लस यहाँ माइनस तो दूसरी लाइन, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस थर्ड लाइन, फिर यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 4 केस बन जाएंगे ना इसमें। प्लस प्लस लें, प्लस माइनस लें, फिर माइनस प्लस लें, माइनस माइनस लें, ऐसे लें। ठीक, तो 4 लाइन्स आपको गिवन है। तो लाइन्स की क्वेश्चन अगर गिवन है तो एरिया तो सीधे फॉर्मूला बताया अभी, ऑब्जर्व करके पहले तो चारों लाइन्स अलग अलग लिखिए, फिर जैसे बताया 2 पैरेलल लाइन से एक साथ लिखिए, 2 पैरेलल लाइन से एक साथ लिखिए, फिर उसमें ये फॉर्मूला लगाइए C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2, फिर नॉन पैरेलल में A1 B2 माइनस A2 B1 करके एक बार खुद से पहले तो इसका एरिया लिखिए। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि हम इस पैरेललोग्राम का नेचर कैसे बताएंगे। पहले तो एक बार आप एरिया लिखिए खुद से, चारों लाइन से अलग अलग करिए एंड एरिया लिखिए। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए एंड पहले एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए, है ना। जब हम चारों लाइंस अलग अलग करेंगे तो पहला केस ऐसा आ जाएगा, ठीक, प्लस प्लस, फिर एक केस आएगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर आएगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर आएगा यहाँ माइनस यहाँ माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक, आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, एक्स वाई का पार्ट इसमें सेम है एंड ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक, बहुत सारे लोग गलती करते हैं नेचर में। चलिए पहले एक बार एरिया लिखते हैं फिर नेचर पे आते हैं। तो एरिया लिखने के लिए कैसे बताया गया, कांस्टेंट पैरेलल लाइंस में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, तो C माइनस ऑफ माइनस C तो प्लस C हो जाएगा, C1 माइनस C2 था ना, C माइनस ऑफ माइनस C ऐसे था। ठीक, इनटू फिर अगेन जो दूसरा सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है इसमें भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, फिर से C माइनस ऑफ फिर माइनस C है, डिवाइडेड बाय जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स, ये दोनों साइड्स नॉन पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल थी, ये दोनों पैरेलल, ये नॉन पैरेलल, इसमें दिस माइनस दिस, तो माइनस ए बी दिस इस तरह से, देन माइनस ऑफ ये कितना हो गया ए बी, तो ऊपर कितना आ गया 2C इंटू फिर 2C, ये माइनस ए बी माइनस 2AB का मॉडुलस, तो मॉडुलस के अंदर माइनस तो हटा सकते हैं सिर्फ, तो 4C स्क्वायर अपॉन 2AB का मॉडुलस, तो 2 अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा 2C स्क्वायर अपॉन AB मॉडुलस, ऐसा। ये आपका एरिया आ गया 2C स्क्वायर अपॉन AB होल मॉडुलस, ये एरिया हो गया। तो पहले तो एरिया वाली बात देख लीजिए कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं उसको, जो फॉर्मूला थर्ड वाला फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्लियर होना चाहिए।
अब आते हैं नेचर पे। तो अब बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में इसको रेक्टेंगल रिपोर्ट कर देते हैं कि ये तो लाइंस परपेंडिकुलर है। नहीं, बट अब ध्यान से देखिए, लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे पहले का स्लोप, फर्स्ट लाइन का स्लोप है -a/b और दूसरी लाइन का स्लोप है +a/b, तो क्या m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आएगा? नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू -1। यहाँ b/a होता, यहाँ पे bx -ay होता, bx -ay, तब ये b/a होता तो -1 आता। अब ये लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में ऐसा लगता है कि ये तो परपेंडिकुलर लाइंस है, यहाँ पर रेक्टेंगल या स्क्वायर रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक, तो पहले से क्लियर होना चाहिए रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये हमको परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है। इसका स्लोप -a/b, इसका स्लोप +a/b है। ऑब्वियसली m1 m2 का प्रोडक्ट -1 नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर हम ये वाला पार्ट हटा देते हैं तो क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम आपसे नेचर ऑफ पैरेललोग्राम अगर हम आपसे पूछते हैं तो कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए, हम लोग पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस लिखना जानते हैं ना, फॉर्मूला कैसे लिखते थे, दो लाइंस गिवन है तो c1 - c2 अपॉन √a² + b²। हमसे बोले हमको इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो आप कैसे लिखेंगे, मॉडुलस दिस माइनस दिस, तो c माइनस और माइनस c क्लियर होना चाहिए, 2c अपॉन √a² + b²। ठीक, हमसे बोले इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का आप डिस्टेंस बताइए, तो आप लिखेंगे c माइनस माइनस c अगेन 2c डिवाइडेड बाय √a² प्लस -b का स्क्वायर। -b का स्क्वायर कहिए चाहे b का स्क्वायर कहिए, एक ही बात है। क्या हमको यहाँ पे d1 एंड d2 इक्वल दिख रहा है ना? d1 एंड d2 की वैल्यू सेम आ रही। तो ऑपोजिट पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस कब सेम होता था, किस पैरेललोग्राम के केस में? तो ये भी लिखवाया था जहाँ पे हम लोग एरिया का सेकंड वाला फॉर्म डिस्कस कर रहे थे, नोट बनवा के लिखवाया था कि सिर्फ और सिर्फ रोम्बस के केस में ऐसा होगा जहाँ पे ऑपोजिट पैरेलल लाइंस के बीच का या ऑपोजिट पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस सेम आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ऑपोजिट पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेम है, हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो पैरेललोग्राम हमको गिवन है ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। रीजन क्लियर होना चाहिए। रोम्बस के केस में ही केवल ऑपोजिट पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस सेम आता है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्योंकि सेम दिख रहा है, d1 d2 की वैल्यू सेम आ गई है, तो हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये जो पैरेललोग्राम होगा दिस इज अ रोम्बस। अब क्या ये रोम्बस स्क्वायर हो सकता है? तो अब हम लोग रोम्बस तो कंक्लूड कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, बट हम स्क्वायर के लिए नहीं कंफर्म कर सकते, क्योंकि स्क्वायर के लिए जो एडजेसेंट साइड्स हैं, जो नॉन पैरेलल वाली साइड्स हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर आनी चाहिए। बट ये अभी हमको परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, इसका स्लोप -a/b, ये +a/b, तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 अभी हमको नहीं दिख रहा है, तो वहाँ से हम स्क्वायर नहीं कहेंगे, है ना। हम सिंपली कंक्लूड करेंगे कि दिस गिवन पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। ठीक है, ये वाली बात एक बार खुद से एक बार देख लीजिए, खुद से एक बार सोच लीजिए। क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आज का डिस्कशन अब इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि अब नया जो डिस्कशन करेंगे इसके बाद वो हम लोग अब इसके बाद डिस्कशन करेंगे लोकस का, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन होल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब लोकस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट लाइन से लेकर के फिर आपको लास्ट हाइपरबोला तक आपको हर जगह लोकस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसका डिस्कशन फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब लंबा डिस्कशन है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, काफ़ी टाइम भी लगेगा इसमें। तो इसका डिस्कशन फिर नेक्स्ट टर्न पर ही फिर फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज का डिस्कशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। असाइनमेंट में ट्राइंगल्स वाला पार्ट एंड अब
पैरेललोग्राम वाला पार्ट, क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट, हेडिंग में जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन सब आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट सन पे हम लोग लोकस का डिस्कशन स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू।